हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की कुछ इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री के क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और उम्मीद रखते हैं कि पूछे जा सकते हैं। तो जो कि बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके एग्ज़ाम में पूछे जा गए क्वेश्चन कुछ हम लेकर आए हैं और उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग आज यहाँ अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या सभी क्वेश्चन हैं हमारे पास यहाँ पर जो हमने लिखा है बोर्ड पे, तो क्या सभी क्वेश्चन हैं। तो पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपको बता दूँ कि कैसे आप देख सकते हैं कि क्या क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आपका इसका नेक्स्ट वीडियो भी हम डालेंगे क्योंकि अभी मैंने कुछ क्वेश्चन ही यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, तो आगे आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा। जैसे 8 क्वेश्चन यहाँ पर है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे क्वेश्चन करेंगे और मैं प्रत्येक चैप्टर का क्वेश्चन आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिवाइज करके लाऊंगा केमिस्ट्री में, जिससे कि आपकी ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड केमिस्ट्री की जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाए। तो अभी तो मैंने 8 ही क्वेश्चन यहाँ पर लिया हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपके लिए एक और पार्ट 2 करके लेकर आऊँगा और जिसमें कि आपको जो भी इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री से और सारे क्वेश्चंस बनेंगे इम्पोर्टेंट, तो मैं वो आपको यहाँ पर डिस्कशन कर दूंगा। प्रत्येक चैप्टर से आपका 20 से 30 ऑब्जेक्टिव आप अगर याद कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने सेशन का। तो चलिए देखते हैं क्या है कि पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्या है क्वेश्चन कि साग सब्जियों का विघटित होकर यानी कि टूटकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है ये? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर उपचयन होता क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि उपचयन अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया को हम लोग कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया की बात करें हम लोग तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। तो यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीकरण ये जो उपचयन अभिक्रिया है आपका, तो यह क्या हो जाएगा? इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। जो कि उपचयन अभिक्रिया में आपका ऑक्सीजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है। तो हम लोग चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखिए, तो यह जो है श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि आपको पता है कि श्वसन क्रिया के दौरान क्या होते हैं? ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, ऊर्जा बनते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है आपका कि CuO है ना, क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस H2, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, ये अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? Cu प्लस H2O। तो किस प्रकार की यह अभिक्रिया है? तो अगर देखें तो यह आप एक प्रकार का जो आपका अभिक्रिया है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कॉपर से ऑक्सीजन का वियोग हुआ है और आप देख सकते हैं हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का संयोग भी हुआ है। तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है, इसमें आपकी जो अभिक्रिया है दोनों साथ साथ हो रही है। ऑक्सीकरण और अवकरण की अभिक्रिया यहाँ पर साथ साथ हो रही है, यानी कि उपचयन और अपचयन की अभिक्रिया यहाँ पर साथ साथ हो रही है। इसलिए यह कौन सी अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि CuO प्लस H2 तिरचिन Cu प्लस H2O, या किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है और यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इस बात को देखिए, तो यह एक प्रकार का जो है आपका वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि इस अभिक्रिया में क्या होता है कि एक पदार्थ अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ का क्या करता है? निर्माण करता है। इस बात का ध्यान रखिएगा।
तो CaCO3 को गर्म करने पर CaO प्लस HCO2 आपका बनता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो वियोजन अभिक्रिया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। Fe2O3 प्लस Al2 तिरचिन Al2O3 प्लस 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये देखिए, इसमें दो यौगिक है, दो पदार्थ भाग ले रहे हैं आपका, और यह अभिक्रिया करके अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो क्या होता है कि एल्युमिनियम जो है लोहा से अधिक क्रियाशील है, और ये देख सकते हैं कि यहाँ से इसको विस्थापित करके यहाँ पर इसका स्थान ग्रहण कर लिया है। तो यह जो अभिक्रिया है किस प्रकार की? किसी एक यौगिक द्वारा विस्थापित हो रहा है। इस प्रकार का जो अभिक्रिया है यह आपका हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है ये? विस्थापन अभिक्रिया। Fe2O3 प्लस Al2 तिरचिन Al2O3 प्लस 2Fe इस प्रकार की अभिक्रिया है, तो विस्थापन अभिक्रिया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का कि CaO प्लस H2O, CaO प्लस H2O तिरचिन अभिक्रिया करके क्या बना रहा है आपका? तो CuOH का होल 2, CuOH का CaOH का होल 2 है, CaOH का होल 2, CaOH का होल 2 बना रहा है। और ये जो आपका अभिक्रिया है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह आपका देखिए दो यौगिक अभिक्रिया करके क्या किया जा रहा है कि एक पदार्थ बना रहे हैं। तो यह एक प्रकार का कौन सा अभिक्रिया है? तो आप ये बात याद रखिएगा, संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ अपघटित होकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी? तो यह हमारी संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 8वां नंबर का जो क्वेश्चन है, तो कह रहे कि दीवारों की सफेदी करने के लिए निम्न में किसके विलयन का उपयोग किया जाता है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका आंसर होगा कि दीवारों की सफेदी करने के लिए निम्न में से किसके विलयन का उपयोग किया जाता है? तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से कुछ और बातें मैं आपको मौखिक तौर पर बता देना चाहता हूँ कि जैसे ये कभी कभी फॉर्मूला के तौर पर भी आपको पूछा जाता है। जैसे कि हम लोग देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसे हम लोग बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र आप सीधी सी बात रखिएगा कि कोई चीज़ बुझता कैसे है? तो जब जल की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? जल की। लेकिन इसमें जल होने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों चाहिए था, तो लेकिन यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन है। तो ये आप याद रखिए कि नहीं बुझेगा, मतलब बिना बुझा हुआ चूना जिसको हम लोग कहते हैं, तो वह CaO उसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद यहाँ CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसे हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। कौन सा चूना कहते हैं दोस्तों? तो बुझा हुआ चूना इसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो आपका है क्या है, तो देख लीजिए क्या है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग चूना पत्थर भी कहते हैं। उसके बाद आपको हम लोग यहाँ पर इसको खड़िया भी कहते हैं, चौक भी कहते हैं, संगमरमर भी कहते हैं। तो इस सब का सूत्र क्या हो जाएगा आपका? CaCO3 हो जाएगा। और FeSO4 ये जो आपका है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग हरा थोथा के नाम से भी जानते हैं। FeSO4 × 7H2 को हम लोग किस नाम से जानते हैं? हरा थोथा के नाम से जानते हैं। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है आपका जो पूछा जाता है। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है, चूना पत्थर का, संगमरमर का सूत्र क्या होता है, नीला थोथा का सूत्र क्या होता है, हरा थोथा का सूत्र क्या होता है, ये सब पूछा जाता है। तो अगर हमारी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए कमेंट करें, हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करें। और आपका आज का सेशन जो है यह कैसा लगा आप लोगों को, हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कैसा लगा यह। चलिए, धन्यवाद।